हाँ तो लीजिए विद्यार्थियों, कल हमारा टॉपिक चल रहा था संसाधन संरक्षण। उसी को आगे बढ़ाते हुए संसाधन संरक्षण के उपाय की बात करते हैं कि संसाधन को हम भावी पीढ़ी के लिए किस प्रकार से शेष बचाए रख सकते हैं, कौन कौन से उपाय करें कि विकास की गति भी लगातार चलती रहे, संसाधनों का दोहन होता भी रहे, लेकिन संसाधन भावी पीढ़ी या भविष्य के लिए शेष भी बचे रहे। इसके लिए हमें कौन कौन से उपाय करने चाहिए, तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहला उपाय यहां बताया गया है, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण। विद्यार्थियों, जब हम जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण की बात करते हैं तो पता चलता है कि बढ़ती हुई जनसंख्या को हम कंट्रोल करेंगे तो हमें वस्तुओं की आवश्यकता भी कम पड़ेगी। अर्थात कहेंगे कि जब जनसंख्या अधिक होगी तो आवश्यकताएं भी बढ़ती हैं, जनसंख्या कम होगी तो आवश्यकताएं धीरे धीरे घटती हैं। इसलिए यदि जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण होगा तो बढ़ती हुई आवश्यकताएं धीरे धीरे कम हो जाएंगी, और जब आवश्यकताएं कम हो जाती हैं तो संसाधनों का दोहन स्वतः ही कम होता हुआ चला जाता है। इस प्रकार से हमें संसाधन संरक्षण के लिए सबसे पहले जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण स्थापित करना होगा। इसके बाद दूसरा उपाय हम बताएंगे, नियोजन में समग्र दृष्टिकोण। नंबर 2, नियोजन में समग्र दृष्टिकोण। विद्यार्थियों, नियोजन में समग्र दृष्टिकोण, इससे क्या तात्पर्य है तो बताएंगे। इससे तात्पर्य यह है कि पर्यावरण के विभिन्न अवयवों या घटकों के समुचित उपयोग से है, उनके संरक्षण से है, ताकि पर्यावरण दूषित नहीं हो। तो हमें बताना है नियोजन में समग्र दृष्टिकोण। विद्यार्थियों, योजना, विकास की योजना बनाते समय हमें पर्यावरण के घटकों को ध्यान में रखना होगा। यदि हम विकास की योजना बताते समय पर्यावरण के घटकों को ध्यान में रखेंगे और पर्यावरण को दूषित होने से बचाने का प्रयास करेंगे, अगर ऐसा हम दृष्टिकोण रखें नियोजन के अंदर, यदि हम योजना या नियोजन बनाते समय या कार्य करने की पूर्व योजना तैयार करते समय यदि हमारा दृष्टिकोण समग्र हो, यानी उसके प्रति हमारा दृष्टिकोण उचित हो, ये ध्यान रखें कि इससे कहीं पर्यावरण को नुकसान तो नहीं होगा और नुकसान नहीं होना चाहिए। इस तरीके से हमें संसाधन का उपयोग करना है, इस तरीके से हमें विकास कार्य करना है। यदि हम इस तरीके का उपयोग करते हैं या इस प्रकार की योजना तैयार करते हैं तो संसाधन बचाए जा सकते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण दे देता हूं कि पर्यावरण को दूषित होने से बचाने के लिए हमें समग्र दृष्टिकोण क्या अपनाना चाहिए। जैसे
कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, इनके उपयोग के स्थान पर गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा आदि का हमें उपयोग करना चाहिए। इसी को कहेंगे हम समग्र दृष्टिकोण। यदि ऐसा करते हैं तो एक तरफ तो हमारे संसाधन भविष्य के लिए शेष बचे रह सकते हैं और दूसरी तरफ पर्यावरण को भी नुकसान नहीं होगा विद्यार्थियों। इस प्रकार से हम नियोजन का समग्र दृष्टिकोण बताएंगे। इसी प्रकार से हमें बताना है कि जैसे औद्योगिकरण है, नगरीकरण है, औद्योगिकरण या हम कहें नगरीकरण है, इससे क्या होता है कि अधिकतम संसाधनों का दोहन होता है। इनसे अधिकतम संसाधनों का दोहन होने से कृषि भूमि अनुपजाऊ होती है, जल दूषित हो जाता है, अम्लीय वर्षा होती है, वनस्पतिकों का विनाश होता है। अतः इन सबको ध्यान में रखना है कि इनका विनाश नहीं हो। इस तरीके से हम संसाधनों का इस्तेमाल करें, उपयोग करें। अगर ऐसी हमारी विचारधारा बन जाती है तो संसाधनों का संरक्षण हो सकता है, संसाधन भविष्य के लिए शेष बचे रह सकते हैं। तीसरा उपाय है वह है जैविक संतुलन बनाए रखना। जैविक संतुलन बनाए रखना। विद्यार्थियों, जैविक संतुलन बनाए रखना, इसके बारे में आपको बताना है कि औद्योगिक विकास और आर्थिक विकास का उद्देश्य मानव जीवन को उन्नत बनाना है, सुविधाजनक बनाना है। मानव के अस्तित्व के लिए जल, वायु, मृदा, वनस्पति, जीव जंतु आदि प्रमुख जैविक आधार हैं। इनके द्वारा ही मनुष्य का विकास संभव है। जैसे मृदा है, वायु है, जल है, इनके द्वारा ही मनुष्य का विकास संभव है। अगर हम इनका उपयोग नहीं करेंगे तो मनुष्य का विकास संभव नहीं है। लेकिन ध्यान रहे कि इनका उपयोग इस प्रकार से करें कि किसी प्रकार के जीवों को किसी प्रकार से कोई क्षति नहीं पहुंचे। भैया वन है, जल है, या हम कहें मृदा है, इनका उपयोग हम इस प्रकार से करें कि किसी प्रकार के जीवों को क्षति नहीं पहुंचे। यानी वनों को नहीं काटे, वनों को काटे, वृक्षों को काटे तो इस तरीके से काटे कि वन्य जीवों का आवास नष्ट नहीं हो, ताकि वन्य जीव अर्थात जैविक संतुलन बना रहे, एक प्रकार की कोई प्रजाति नष्ट नहीं हो। इसी प्रकार से यदि हम जल के अंदर दूषित जल को छोड़ेंगे, जहरीला जल छोड़ेंगे, तो जल में निवास करने वाले जीव नष्ट हो जाते हैं, तो उसमें कुछ प्रजातियां नष्ट हो जाती हैं, जिससे जैविक असंतुलन उत्पन्न होता है। इसी प्रकार से मृदा है, यदि हम मृदा का उपयोग करते समय जहरीले कुछ तत्वों का उपयोग करते हैं, कीटनाशकों का उपयोग करते हैं, तो उसके द्वारा भी बहुत सारी वनस्पति प्रजातियां नष्ट हो जाती हैं, जिससे जैविक असंतुलन उत्पन्न होता है। और जैविक असंतुलन उत्पन्न होगा तो जैविक संतुलन को बनाने के लिए संसाधनों का दोहन अधिक करना पड़ेगा। जैसे हमारी मृदा क्षारीय हो जाती है, क्यों? रासायनिक खाद का उपयोग कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें उसमें कुछ संसाधनों का दोहन करना पड़ता है। कुछ तो हम हमारे जो परंपरागत साधन है उनका इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे नमक वगैरह का छिड़काव, फिर भी नमक का छिड़काव करते हैं तो भी संसाधन का दोहन होता ही है। इसलिए हमें जैविक संतुलन को बनाए रखना है। अगर जैविक संतुलन बना रहेगा तो संसाधन संरक्षण हो सकता है, संसाधनों का बचाव हो सकता है।
नंबर 4 पर अपन को बताना है वह है गैर पारंपरिक संसाधनों का अधिक उपयोग। गैर परंपरागत संसाधनों का अधिक उपयोग। विद्यार्थियों, संसाधन परंपरागत और गैर परंपरागत दो भागों में विभाजित हैं, जिनमें हम कहें ये ऊर्जा संसाधन है। आगे गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों में कौन कौन से ऊर्जा संसाधन हैं? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भू तापीय ऊर्जा, वायु गैस, इसके अलावा ज्वारीय ऊर्जा। ये गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों की श्रेणी में शामिल है। और परंपरागत ऊर्जा संसाधनों में कोयला, प्राकृतिक गैस, खनिज तेल शामिल हैं। यदि हम परंपरागत ऊर्जा संसाधनों के स्थान पर गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों का उपयोग करते हैं तो एक तरफ तो हमारा पर्यावरण भी दूषित होने से बचता है और दूसरी तरफ है ये असीमित संसाधन है या ये समाप्त संसाधन नहीं है, जबकि इधर परंपरागत संसाधन ये समाप्त है, इनके भंडार निश्चित है। अगर इनका दोहन अधिक हुआ तो एक दिन समाप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, संसाधन बच नहीं पाएंगे। अतः इनको बचाने के लिए इनके स्थान पर हमें गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे दो लाभ हैं, एक तो जो हमारे परंपरागत ऊर्जा संसाधन है उनका संरक्षण होगा और दूसरा लाभ ये होगा कि इनका उपयोग होने से पर्यावरण को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है, पर्यावरण को हानि नहीं होती है, पर्यावरण को क्षति नहीं पहुंचती है, जबकि इनका उपयोग होने से पर्यावरण को क्षति होती है। इसलिए दोहरा लाभ होता है। इसके बाद हम पांचवा उपाय बताएंगे। और ये पांचवा उपाय है वैकल्पिक संसाधनों की खोज। नंबर 5, वैकल्पिक संसाधनों की खोज। विद्यार्थियों, जब हम वैकल्पिक संसाधनों की खोज की बात करते हैं तो हमें पता लगता है वैकल्पिक विकल्प के रूप में, यानी एक ये वस्तु है, ये मात्रा में कम है तो इसके विकल्प के रूप में हमें दूसरी वस्तु का उपयोग करना चाहिए। यह है वैकल्पिक संसाधनों की खोज। विद्यार्थियों, बताना है कि यदि कोई संसाधन मात्रा में कम है, किसी संसाधन के भंडार कम है या अधिक मूल्यवान है, तो उन संसाधनों को बचाए रखने के लिए हमें उस संसाधन के स्थान पर विकल्प के रूप में किसी दूसरे संसाधन की खोज करनी चाहिए। विद्यार्थियों, जैसे तांबा संसाधन है, तांबा संसाधन विद्युत का एक अच्छा सुचालक है, इसीलिए विद्युत उपकरणों में तांबे का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाता है। लेकिन तांबे के भंडार कम है, तांबा कम है, तांबा की मात्रा कम होने के कारण, इनके भंडार कम होने के कारण अब तांबे के विकल्प के रूप में एल्यूमीनियम का उपयोग किया जाने लगा है। इस प्रकार से हमें जिन संसाधनों का अभाव महसूस होता है उन
उनका उपयोग तो धीरे धीरे बिल्कुल कम कर देना चाहिए और उसके स्थान पर विकल्प के रूप में अन्य वस्तु का उपयोग आरंभ कर देना चाहिए। विद्यार्थियों, इसी प्रकार से हम बता सकते हैं वैकल्पिक रूप में कोयला, जैसे अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है, प्राकृतिक गैस, खनिज तेल, इनके भंडार सीमित हैं, समाप्त हो सकते हैं, अतः इनके विकल्प के रूप में हमें गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। विद्यार्थियों, इसके बाद हम अगला उपाय बता रहे हैं प्राथमिकता के आधार पर उपयोग। नंबर 6, प्राथमिकता के आधार पर उपयोग। विद्यार्थियों, यह प्राथमिकता के आधार पर उपयोग, इसके संदर्भ में हमें लिखना होगा कि कुछ साधन समाप्य हैं, कुछ असमाप्य हैं। समाप्य जो समाप्त होने के कगार पर है, असमाप्य जो कभी समाप्त नहीं होंगे। अतः हमें सबसे पहले उन संसाधनों के उपयोग को प्राथमिकता देनी चाहिए जो असमाप्य हैं। सबसे पहले हमें उन संसाधनों का उपयोग करना चाहिए जो असमाप्य हैं, ताकि ये सुरक्षित बचे रहे समाप्य संसाधन। अगर फिर भी पार नहीं पड़ती है या समाप्य संसाधन का उपयोग बहुत जरूरी हो जाता है, तो ही इसका उपयोग होना चाहिए। जबकि सबसे पहले प्राथमिकता असमाप्त संसाधनों को देनी चाहिए, ताकि हमारे पास संसाधनों के भंडार सुरक्षित बचे रहें। विद्यार्थियों, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे आता है पुनर्चक्रण। नंबर 7, पुनर्चक्रण। पुनर्चक्रण, पुनः घूमना, रिसाइकल, यानी कहने का मतलब यह है संसाधन, किसी संसाधन का दोहन कर लिए एक बार तो उसे उसके बाद में वेस्टेज नहीं फेंकना चाहिए। जैसे कांच है, शीशा है, यदि उससे हमने कोई बोतल बनाई या कोई अन्य उपकरण बनाया और वो टूट जाता है, तो इसका मतलब हमें उसे वेस्टेज नहीं फेंकना चाहिए, उसे हमें वापस बेच देना चाहिए, ताकि उसकी रिसाइकलिंग हो सके, यानी उसको पुनः गलाया जा सके और उससे दोबारा किसी वस्तु का निर्माण किया जा सके। अगर ऐसा होगा तो जो हमारे भंडार हैं उन पर किसी प्रकार का असर नहीं पड़ेगा और रिसाइकलिंग करके हम बहुत सारे संसाधनों को बचा सकते हैं, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। जैसे लोहे की कोई वस्तु बनाई नष्ट हो जाती है तो उसे हमें बेच देना चाहिए, उसे फिर पुनः गला करके किसी दूसरी वस्तु के रूप में उसका उपयोग करना चाहिए, ताकि संसाधन का दोहन नहीं हो, संसाधन लंबे समय तक बचे रहें। विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं तो आगे दिया है कृत्रिम वस्तुओं का अधिक उपयोग। 8वां, कृत्रिम वस्तुओं का अधिक उपयोग। विद्यार्थियों, बताना है कि हमें प्राकृतिक वस्तुओं के स्थान पर कृत्रिम वस्तुओं का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए। तो अगर हम कृत्रिम वस्तुओं का उपयोग करेंगे तो हमारे जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनके भंडार बचे रहेंगे। जैसे हम प्लास्टिक का उपयोग करें, प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का उपयोग करेंगे तो वनों की कटाई कम होगी, लकड़ी के सामान के स्थान प्लास्टिक का सामान काम लेंगे, ठीक है, लोहे का उपयोग कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें बताना है कि हमें अधिक से अधिक कृत्रिम
वस्तु का उपयोग करना चाहिए। इसके बाद है उन्नत तकनीक का उपयोग। नंबर 9, उन्नत तकनीक का उपयोग। इसके बारे में हमें लिखना होगा कि हम अगर आधुनिक उन्नत तकनीक का उपयोग करेंगे तो कम मात्रा में उपलब्ध संसाधन से अधिकतम उत्पादन कर पाएंगे, अधिकतम उत्पादन कर पाएंगे। और जब हम कम मात्रा में उपलब्ध संसाधन से अधिकतम उत्पादन करेंगे तो अधिक संसाधन की आवश्यकता नहीं होगी, तो बहुत सारा संसाधन हमारे पास शेष बचा रह सकता है। इससे ऊर्जा की भी खपत कम होगी और अन्य संसाधनों का भी संरक्षण होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे आता है संसाधनों का बहुउद्देशीय उपयोग। नंबर 10, संसाधनों का बहुउद्देशीय उपयोग। विद्यार्थियों, एक संसाधन का उपयोग एक रूप में न करके उसका उपयोग अनेक उद्देश्यों में हमें करना चाहिए। विद्यार्थियों, इसे बहुउद्देशीय योजना भी कहते हैं। इससे संसाधनों का संरक्षण हो सकता है। जैसे बताया गया है, बांध है, बांध के जल का उपयोग सबसे पहले मान लीजिए हमने मछली पालन में कर लिया, उसी जल में हमने नौकायन कर लिया, उसे जल से हमने विद्युत का उत्पादन कर लिया, उसे जल से हमने सिंचाई कर ली, उसे जल से हमने उद्योगों में उसका उपयोग कर लिया। तो इसका मतलब यह है कि यदि हम किसी संसाधन का बहुउद्देशीय उपयोग करेंगे, अनेक रूपों में उसका उपयोग करेंगे, तो संसाधन को हम बचा सकते हैं, उसका संरक्षण कर सकते हैं। इसके बाद आता है सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास। विद्यार्थियों, केवल इसमें आपको इसका अर्थ ध्यान रखना है। सतत का मतलब होता है लगातार। पोषण, पोषण निरंतर, सतत निरंतर पोषण का मतलब होता है, पोषणीय विकास का मतलब होता है कि शेष बचाकर विकास करना। यानी इसका मतलब ये हुआ कि विकास की प्रक्रिया लगातार चलती ही रहे, विकास की प्रक्रिया भी चलती रहे लगातार, और संसाधन शेष भी बचा रहे। अर्थात सतत पोषणीय विकास का मतलब यह है कि हमें इस प्रकार से विकास प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है कि विकास भी चलता रहे, विकास भी अवरुद्ध नहीं हो, और संसाधन भी भावी पीढ़ी के लिए शेष बचे रहें। इसे ही सतत पोषणीय विकास कहा जाता है। विद्यार्थियों, यही आज हमारा अध्ययन बिंदु समाप्त होता है। यह हमारा अध्याय 15वां पूरा होता है। अब तक हमने 3 अध्यायों का अध्ययन कर लिया है। अगर किसी प्रकार की आपको कोई समस्या आती है इनमें से, तो आप मेरे नंबर पर कॉल करके समस्या का समाधान करवा सकते हैं। धन्यवाद।